अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अगर अमूमी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो एक मायूसी और बददिली की फ़िज़ा जो है वो फैली हुई है। देखने की बात यह है कि गुज़श्ता 3-4 दिनों में जो कुछ हुआ है, क्या मामलात जो हैं वो उसके बग़ैर भी तय पाए जा सकते थे। यकीन ये अमल जो है वो हो सकता था, लेकिन दिखाई ऐसे देता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी सफ़ों में भी और ख़ुद भी शायद एक पेज के ऊपर नहीं है, और लिहाजा मामला जो है वो कन्फ्यूजन से शुरू होता है और फिर जब हालात का इदराक होता है तो मामलात हाथ से निकल चुके होते हैं। जो कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मामले में हुआ, उसके अंदर 2 मुआहिदात हुए और इन 2 मुआहिदात के नतीजे में इतना वक्त ज़रूर मौजूद था कि इस मामले को उलझाए बग़ैर सुलझाया जा सकता था। और ज़ाहिर है कि अगर इन दोनों मुआहिदों को पढ़ लें तो एक चीज़ और एक नुक्ता इत्तफ़ाक़ जो है जो इन दोनों में से निकलता है वो पार्लियामेंट है। अगर हुकूमत जो है वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आती, डिबेट करवा लेती, इस पर कोई पार्लिमानी कमेटी बन जाती जो कि दूसरी फरीक के साथ एक मुज़ाकराती अमल का आगाज़ कर देती और फिर उसके नतीजे में कुछ ऐसे नुक्ते पर पहुंचने की कोशिश की जाती कि जहां पर मामलात जो है वो सुधार की जानिब चला जाता, तो ये कुछ ना होता जो कुछ हुआ और जो कुछ देखा। अब ये मामला जो है ये इस नौइयत पे ले जाया गया कि जहाँ पर आकर एक जमात को जो है वो दहशतगर्द तंजीम भी करार दे दिया गया, शेड्यूल 4 में भी डाल दिया गया, सासाजात भी मुंजमद हो गए, सब कुछ ये प्रोसेस हुआ और फिर उसके बाद उन्हीं के साथ जो है वो मुज़ाकरात का अमल जो है उसका आगाज़ हुआ और फिर इस पर भी शादियाने बजाएंगे कि ये सूरत हाल जो है ये अब काबू में आ गई है। नामूस रसालत हमारे ईमान का बुनियादी जुज़्व है और उस पे किसी को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, और ज़ाहिर है कि हम सब जो हैं वो उसके ऊपर कायम और दायम हैं और ज़ाहिर है कि उन्हीं की बरकतों के तफ़ैल सारा सिलसिला जो है वो चल भी रहा है। लेकिन ये हालात और वाक़यात जो हैं वो इस अमर की निशानदही भी करते हैं कि हुकूमतें जो हैं वो तसाहिल से भी काम लेती हैं, बसा औकात सरफ़ नज़र भी किया जाता है और कहीं पर जाकर रियासत की रिट का जहाँ पे नफाज ज़रूरी होता है वहाँ पर कमज़ोरी भी दिखाई जाती है और फिर उसके नतीजे में मामलात जो हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। ये सूरत हाल जो है ये उस वक़्त और वाज़ेह होती है कि जब वज़ीर आज़म जो हैं वो ये कहें कि फ़्रांस के साथ ताल्लुकात कि बगाड़ जो है उसका नतीजा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं निकलेगा। हमारी सारी बरामदात का इन्हिसार यूरोप के ऊपर है, उनके सफ़ीर को भेजेंगे तो उसके नतीजे में हमारी बरामदात जो हैं वो बंद हो जाएंगी और ज़ाहिर है कि आप तनहा होकर नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ है कि जो कुछ हुआ है वो उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल और उसके ऊपर एक अमल जो है वो भी होना चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार जो है उसके ऊपर इख्तलाफ है और तरीक़ाकार भी जो है वो उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से इस मामले को जो है वो लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यकीनन उसके अंदर वज़न भी है और दलील मौसर भी है, लेकिन देखना यह है कि ये किस वक्त आ रही है और किस वक्त कही जा रही है जब पानी जो है वो सर से ऊंचा हो चुका है। अब ये मामला जो है इसके अंदर सियासी जमातें जो हैं उनका भी एक किरदार होता है और देखने में यही आया कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातों ने जो है वो एक मैच्योर रोल अदा किया है। लेकिन ये मामलात जो हैं ये अब आगे कैसे जाएंगे और क्या सूरत हाल होगी, ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर साहब, पाकिस्तान के साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे। कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि सवाल बुनियादी अहमियत का ये हो जाता है, लाल मस्जिद से लेके चलें, फैज़ाबाद धरने पर आएँ, इस दरमियान और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स होती हैं और उसके बाद इस मामले तक भी आ जाएं। क्या वजह क्या आपको दिखाई देती है
कि जब रिट का मामला आता है तो हुकूमतें किसी न किसी पहलू से कमज़ोर पड़ जाती हैं। पहले एक अमल दिखाया जाता है और फिर उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे किसी एक नज़र ना आने वाले दबाव का शिकार हो गए हैं, कोई कमज़ोरी आ गई है, और उसके नतीजे में फिर ऐसे समझौते भी करने पड़ जाते हैं जो बुनियादी तौर पर नहीं होने चाहिए। नदीम साहब, ये जो समझौते का बड़ा प्रोसेस है पाकिस्तान का, तो खैर अगर आपने देखना होगा एक रियासत के तौर पे, तो जबकि हमारे जमहूरी बहुत सारे शॉर्ट और जमहूरी सेक्टर में बड़े प्रॉब्लम्स हैं साइड पे, वहां पे ये भी एक बहुत अहमियत का हामिल मसला है कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ही बहुत सारे मजहबी लोगों ने इस मुल्क को एक मजहबी रियासत के तौर पर तस्कील देना शुरू किया, या उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल शुरू कर दी। कई सारी जमातें जो अपने असूल की बुनियाद पे तकसीम हिंद के खिलाफ थी, उन्होंने भी पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को ओन किया और उसको एक मजहबी रियासत के तौर पर कन्वर्ट करने की कोशिश की, और उसको किसी जमात ने रिबट नहीं किया। उन्होंने अपनी अपनी हैसियतों को आस्ता आस्ता मनवाते गए, और करारदाद मकासद जिसका कोई ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान की तहरीक के साथ पूरी तरह, उसको भी आपने शामिल कर लिया। आप यहां से शुरू होता है आपका सफर जिसमें स्टेट पीछे होती जा रही है और मजहबी जमातें और मजहबी तबकात अपनी स्पेस बढ़ाते जा रहे हैं। उससे ऑनवर्ड चलते 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 कुछ मराहिल वो आए जहां पे कुछ फैसले रियासत ने किए, स्टेट या गवर्नमेंट ने किए, पार्लियामान ने किए, जो एक तरीकाकार था, लेकिन ऐसे वो थे जिसका ताकत के जरिए रियासत से मनवाया गया। एक मजहबी जो हमारे रहनुमा है, मजहबी जमातें जो हैं, उन्होंने अपने आप को खुद कुछ चीजों के बारे में अपनी लीडरशिप का एक तस्वर दे दिया। मसलन हम किसी के ईमान का फैसला करेंगे तो वो क्या होगा, ईमान से हटने की क्या सजा हो सकती है, ये फैसला उन्होंने कर दिया कि हम फैसला करेंगे, हम ही सजा देंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर क्या निजाम होगा ये रियासत या पार्लियामान फैसला नहीं करेगी, और दुनिया में उन्होंने कहा जी कि जो मुल्कों के निजाम है इसमें डेमोक्रेसी नहीं खिलाफत है, मजबूरी के तहत उन्होंने इस निजाम को तस्लीम कर दिया। कायरा साहब, मुझे आपसे यहाँ पे एक और सवाल करना है। देखें आपने, कायरा साहब एक मिनट रुकिए जी। कायरा साहब, सवाल ये है कि आज से पहले हमने कई मौके पे, कभी हमने लश्कर तैयबा बनाई, कभी हमने तालिबान बनाए, खुद बनवाए गए, आलमी ताकतें उसमें शामिल हुई, हमारे ताकतवर लोग उसमें शामिल हुए। आज सारी दुनिया जो हमें मूर्त इल्जाम ठहराती है पसंदी और दहशतगर्दी का, वो खुद इसकी मूजत है। हमारा सारे निजाम को बदल के पाकिस्तान को एक जो जमहूरी रियासत के तौर पे, एक नेशनल स्टेट के तौर पे तो चलने नहीं दिया गया। नहीं, इसमें कायरा साहब, बरतानिया वालों ने, सारी दुनिया ने मिलके हमें एक मजहबी रियासत में कन्वर्ट किया, और उन तबकात को जो मजहबी तबके गिने जाते हैं उनको ज्यादा स्ट्रेंथन किया। उसकी ऑफ शूट है, और हुकूमतें डरी हुई होती हैं। वो मार्शलाइज गवर्नमेंटें थी, वो भी डरी होती थी, जमहूरी हुकूमतें भी डरी होती है ना, लेजिस्लेशन इस पे हो सकती है। सियासी जमातें अपने अपने वफाद के लिए, अपने वोट के लिए डरी होती है। और जो हमने समाज की एक कैफियत बनानी थी, लोगों को एजुकेट करना था, ना हम जमहूरी मुआशरा तश्कील दे पाए हैं, ना हम कौमी रियासत की तरफ जा पाए हैं, और ना हम इनके सामने खड़े हो पाए, ना मुकम्मल तौर पे हम नहीं। कायरा साहब, अब सवाल आपसे ये है, देखिए गुजारिश ये है कि ठीक है मजहबी जमातें जो हैं उन्होंने कुव्वत पकड़ी है, लेकिन हुकूमतें जो हैं, आप ये नहीं समझते कि बुनियादी तौर के ऊपर वो ज़िम्मेदार हैं? अगर वो एक आवाम के इज्तिमाई फलाह का ख्याल रखा जाता तो वो जो हमने सारा निज़ाम जो है इनके हवाले करके मुतमईन हो गए कि जी मदरसे में बच्चे जा रहे हैं, वो वहाँ पर मुफ्त तालीम मिल रही है, मुआशरा जो है वो अपना उसमें हिस्सा डाल रहा है, रियासत की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसने उस फलाही अमल को लेकर चलना है, वो इकदामात करने हैं, वो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट लाना है। आप ये नहीं समझते सर जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला? देखिए नदीम, मसला ये है कि कितनी हुकूमतें थी जिनको आप कह रहे हैं कि वो ऑटोनोमस थी, जिनके पास कोई इख्तियार था। कितनी हुकूमतें आई इस मुल्क में जो सियासी थी? बहुत सारी हुकूमतें तो वो थी जो कहने को सियासी थी। आप उनको जमहूरी हुकूमतें जरूर कहते हैं, वो किसी इलेक्शन के नतीजे में जरूर आ गई, लेकिन वो इलेक्शन क्या थे?
वो हुकूमतें क्या थी, उनकी लीडरशिप क्या थी, उनके पीछे आज की गवर्नमेंट क्या है, इनके पीछे कौन लोग बैठे हैं, किनकी पॉलिसी चल रही है। कहने को तो इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत ही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन क्या आप इसको सिक्वेंसो कह सकते हैं? आंसर इज नो। इसी तरह बहुत सारी हुकूमतें माजी में भी रही, और हम खुद जब भी गवर्नमेंटें आती हैं वो अपने अंदर बहुत सारी स्टोरियां हैं। हमने सियासी जमातों को तोड़ फोड़ के रख दिया है। हम सियासी अमल को मजबूत करते तो एक मुतबादल बयानिया खड़ा होता। हमने मुतबादल बयानिया बनने नहीं दिया। वही बयानिया जो पाकिस्तान की मूवमेंट के बाद बना था, उसके बाद एक मजहबी बयानिया बना, और उस बयानिया को 70 की मूवमेंट, 70 के बाद 80 की मूवमेंट, अब पूरी अफगान जंग, और उसके बाद कश्मीर की जंग, और यहाँ आज भी हम उसी बयानिया को लेकर चल रहे हैं। मैं कायरा साहब आता हूँ जी, मैं कायरा साहब आता हूँ। अशतर और साफ साहब ये फरमाइएगा कि अब जाहिर है कि हुकूमत जो है वो मामला तय होने पर खुश है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया था, अगर मैं वो आपको उसके लिए थोड़ा सा पहली 2-3 लाइनें ही पढ़ दूं कि द गवर्नमेंट हैज़ रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट तहरीक लबैक पाकिस्तान इज एंगेज इन टेररिज्म, एक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द पीस and security of the country, involved in creating anarchy in the country by intimidating the public, caused grievous bodily harm, hurt and death to personnel of law enforcement agencies and innocent bystanders, attacked civilians and officials, created wide-scale hurdles. अब ये सारी चीज़ें करके अब आप उन्हीं के साथ जब मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक मुआहिदा कर रहे हैं, और आपने लोगों को 4th शेड्यूल से भी निकालना है या सब कुछ करना है, तो इसका कानूनी क्या जवाज़ या इसका तरीक़ाकार होगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जिस कानून के तहत ये बनाया गया नोटिफिकेशन, वो है एंटी टेररिस्ट एक्ट, उसके तहत, और उसके अंदर रीजनेबल ग्राउंड्स का होना अज़द सकती है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास। अच्छा अशरफ साहब, अब सवाल इसमें यह है कि जाहिर है कि आपने एक मुआहिदा किया है जिसके तहत अब आपने इसका लोगों को छोड़ना भी है या मामलात को आगे बढ़ाना है, तो वो इस सारे सूरत हाल के अंदर कैसे मुमकिन हो पाएगा? सिर्फ MPOs के तहत जो पकड़े गए हैं वो बस छूट जाएंगे, बाकी जो है वो कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा? जी, उसमें कुछ यूँ है कि आप जब एंटी टेररिस्ट का कानून देखेंगे, विच इज़ द एंटी टेररिस्ट एक्ट, तो उसके अंदर जो जराइम जिनका इर्तिकाब होता है वो कंपाउंडेबल नहीं है। यानी वहाँ पे कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड कर दिया हुआ है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड कर दिया, कानून में भी लिखा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई साइब रास्ता होगा इस सारे मामले को सुलझाने का। पहले तो ये नोटिफिकेशन जारी करना ही नहीं चाहिए था। ये जो है, जब तक कि हज़फ ना किए जाएं FIR में वो शिकें जिसके अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट का हवाला है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकेंगे, ये केसेस विड्रॉ भी नहीं हो सकेंगे। और आप पूरी दुनिया में क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या तमाशा लगेगा आपका कि आप 3 दिन में जब कोई मुजाहरा करता है तो फिर आप सकम कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत की रिट नहीं है। रिट अगर किसी की है तो मॉब की है, चाहे वो एहतसाब, चाहे वो बैंकिंग जराइम कोर्ट के अंदर मॉब लेके चले जाएं, चाहे वो सड़कों पे ले आए। तो ये तो कोई हुकूमत चलाने का तौर तरीका नहीं है, हुकूमत का ये फेलियर है। फेलियर, ठीक है। अच्छा, अब कायरा साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि ये एक सूरत हाल पहली दफ़ा तो पैदा नहीं हो रही है, इससे पहले भी ये होती रही है, और उसको जिस तरीके से डील किया जाता रहा है, अब भी ये उससे मुमासलत जो है वो रखता है मामला। अब पार्लियामेंट जो है, जब आप हर चीज़, ये मुआहिदे दोनों अगर आप पढ़ लें तो इसके अंदर ये था कि पार्लियामेंट के ज़रिए आपके पास 3 महीने थे, आपके पास वक्त था। क्या वजह क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर चीज़ें लाने से गुरेज क्यों किया जाता है? वहाँ पे डिस्कशन अगर हो जाती तो शायद ज़्यादा बेहतर सुलझाव निकल आता। देखिए नदीम साहब, गुजारिश है कि कल वज़ीर आज़म साहब ने स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा मेरा रास्ता और है, मेरा मंजिल रही है, लेकिन रास्ता मेरा और है, वो तहरीक
लेकिन दो जगहों पे तकसीम करके और मामला एजिटेट करके अपने मुसलमानों की तर्जुमानी, लेकिन ये जो रास्ता था कल भूले रहे, हम बाकी मुसलमान मुल्कों से भी रास्ते करने हैं, देखो कोशिश भी करनी है। और फिर जब वो तालिबा लेके आते, आपने किस बुनियाद से, यही है ना आपकी हुकूमत, आपने किस बुनियाद पे उनसे वो मुद्दा कर लिया जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं था। पार्लियामान से अब आप आगे कहें कि हम लाएंगे, कल तो वजीर आजम साहब ने अपना रास्ता बता दिया। उन्होंने कहा कि हम फ्रांस के साथ ताल्लुकात कता नहीं कर सकते, उसके करने के बड़े नुकसान होंगे, हम नहीं करते। उन्होंने कहा मेरा रास्ता वो है, अच्छा चले, अच्छा रास्ता होगा। लेकिन उनका रास्ता बयान करने के बाद अब तो एक फैसला आ गया ना गवर्नमेंट का, वो रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। तो क्या आप अपने ऊपर पार्लियामान से अब सिर्फ मोहर लगवाना चाहते हैं, आप मुशावरत नहीं करने चाहते? तो पार्लियामान को आप स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें शायद सियासी जमात कायरा साहब ये फरमाइएगा कि आपकी जमात ने तो इजलास का बाइकआउट कर दिया, क्या आप ये इसकी वजह क्या है? मतलब क्या आप ये समझते हैं कि नहीं, हमें हिस्सा नहीं इसमें डालना है? कि पहली गुजारिश ये है कि आपने पहले वायदा किया जो नहीं करना चाहिए था, उसके बाद आप उसको नहीं लेके आए, आज भी नहीं लेके, क्यों? पार्लियामान को आपने अंधेरे में रखा। उसके बाद एक सूरत सॉल्व हुई और आपने उनकी को बैन कर दिया, आपने पार्लियामेंट ओके। फिर उसके बाद आप उन्हीं से मुज़ाकरात करने लगे, क्या इनको आपने इस मुल्क पर डिक्लेयर किया और उसके साथ बैठ के मुज़ाकरात फायदा कर लिया था। वो कार दहशत जिनको इस हुकूमत ने खुद डिक्लेयर किया, उनके साथ आपने मुआहदा, जिनके खिलाफ आपने अपने मुआहदा कर, तो वो मुआहदा भी आप पार्लियामेंट कर रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं करारदाद ला ताकि इस बैगेज को बातें उठाएं, जब आपका फैसला है, आपकी गवर्नेंस है, आपके गलत मुआहदे हैं, अब तो खुद जाने ना, इसका अगर कोई बर्डन है तो खुद उठाएं, ये पार्लियामेंट पे क्यों डालना चाह रहे? ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब इसमें अशतर वसाफ साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि इस अब मुआहदे की जो तरजीहात हैं वो तो ज़ाहिर है उनको हुकूमत ने जो है वो वादा किया है और ज़ाहिर है एक मुआहदा किया है, उस मुआहदे पर अब अमल दरामद जो है वो भी होना है। तो उसका तरीक़ा कार फिर क्या, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं, किस तरीके से वो इस पर अमल पैरा हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि मुआहदा किसके साथ किया उन्होंने? एक प्रोस्क्राइब्ड जमात के साथ। क्या ये मुमकिन है? लीगली तो मुमकिन नहीं है, लीगली बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नंबर 2, कारे साहब की जमात ने और बाकी जमातों ने जो फैसला किया बिल्कुल सही फैसला है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, ये पार्लियामेंट के पास लेके जाने के लिए इसका कोई जवाब ही नहीं। और जो सारा खिलवाड़ कर रहे हैं, दिस इज ए फ्रॉड ऑन द पार्लियामेंट, दिस इज ए फ्रॉड ऑन द लॉ एंड दिस इज ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं बहुत ही भारी दिल के साथ कह रहा हूं कि आपने अपने मुल्क का मजाक बना दिया है। जो बाहर बैठे हुए लोग हैं और जो मुल्क के अंदर भी लोग हैं, वो भी जब इन चीजों को देखते हैं जो कि कानून की शुद्धबुद्ध रखते हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर काम करते हैं, जो कि इन सारे मामला के ऊपर नजर रखते हैं, वो सब आप पे हंस रहे हैं कि आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और उसकी कोई देयर आर नो लेग्स टू, यानी वो आप बैसाखियों का सहारा ले रहे हैं क्योंकि आपकी टांगे नहीं है। ये बड़ी एक मुश्किल बात है। अब अगर इसका कुछ करना है तो सबसे पहले तो जो प्रिस्क्राइब करने वाला काम है उसको खत्म करेंगे, फिर वो एक कानूनी हैसियत होगी किसी मुआहदे की। और मुआहदा स्टेट किसके साथ किस बात का कर रहा है, किस बात का मुआहदा है, किस कानून के तहत ये मुआहदा है?
ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है जो आपने लेना है, और जिस तरीके से आपने लिया वो तो गलत था। अब उसको दुरुस्त करने का तरीका यही है कि पहले वाले नोटिफिकेशन को वापस लें और फिर काबीना से दोबारा इजाजत लें इस सारे काम की, क्योंकि अभी जो कुछ किया जा रहा है वो काबीना की इजाजत से नहीं है, प्रोस्क्राइब किया आपने काबीना की इजाजत से, और अब आप डिक्टेटर के तौर पे ये सारी बातें कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। ठीक है कायरा साहब, अब देखिए सवाल ये है कि हम इस सिलसिले में उलझते आ रहे हैं और इसका कोई हमें सही मानों में जो है वो जवाब नहीं मिल पा रहा है। और जाहिर है कि आपने जब पहले भी आप बात कर रहे थे तो आपने इंतखाबी मजबूरियों का ज़िक्र किया था, तो क्या ये जो इंतखाबी मजबूरियां और मफादात हैं ये ज़्यादा अहम हो जाते हैं रियासती अमूर को लेकर या रियासती तकाज़ों को लेकर? देखिए, पहली बात तो यह है कि सियासत बुनियादी तौर पे इन मसाइल के हल का नाम है। ये कहना कि इन चीजों में सियासत नहीं होनी चाहिए, मुझे तो आज तक ये बात ही समझ नहीं आई। इन्हीं मामलात पे तो सियासत होनी चाहिए। ये जो मसले का हल निकालना है इसका सियासत से हल निकलेगा, ये खाली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से हल नहीं निकलना। सियासी फहमो फरासत से हल निकलेगा, सियासी फैसलों से हल निकलेगा, सियासी फोरम से हल निकलेगा। तो पहली तो ये बात समझिए कि इसका सियासी हल निकालना। दूसरा, पहले आपको कुछ इसके बड़े फैसले भी करने की जरूरत है। एक तो ये अख्तर साहब उसकी लीगलिटी पे बात कर रहे थे, मैं क्योंकि कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, लीगलिटी को बेहतर जानते हैं। मेरे लिए तो ये बात ही बड़ी हैरानकुन है कि पहले आप एक को दहशतगर्द डिक्लेयर करें, आपने मुल्क में कानून बनाया हुआ है कि ये अगर जराइम होंगे तो इन पर दहशतगर्दी का एक्ट लग जाएगा। आप सियासी कारकुनों पे जलसा करने की तकरीर करने पे आप उन पे दहशतगर्दी का एक्ट लगा देते हैं और पकड़ के जेलों में डाल देते हैं, लेकिन जो लोग पुलिस को कत्ल कर देते हैं आप उनके साथ जाकर समझौता करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसका मतलब है रियासत ने फैसला कर लिया कि जो ग्रुप ताकतवर होकर डंडा उठा के बंदूक उठा के सामने खड़ा होगा आप उससे समझौता कर लेंगे, आप उसके शिरायत पे आ जाएंगे और मुल्की कानून उस पर ताकत हो जाएगा। हमारे अखबार में भी ये होता रहा। सवाल ये है कि क्या आप पाकिस्तान की रियासत के अंदर एक आज सूरत है ना करंट, इसका हल निकालना है, आप निकाल रहे हैं, इसकी लीगलिटी देख लीजिए, लेकिन दूसरा इसका परमानेंट हल की तरफ चलना है। और वो क्या हो सकता है? आप एक बड़ा फैसला करें, पार्लियामान में एक बहस कराए कि जी पाकिस्तान के अंदर ये फैसले कि किसको हमने काफिर डिक्लेयर करना है, किसको नहीं करना है, किस मुल्क से हमने, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जिस तरह इस वक्त बनी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या हमारे मजहब के बारे में दुनिया में, तो उसके बारे में फैसला कौन करेगा? क्या मदारस करेंगे, क्या मजहबी जमातें करेंगी, सियासी जमातें करेंगी या पार्लियामान करेगी? अगर ये फैसले पार्लियामेंट ने करने हैं तो सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को, पार्लियामान को मजबूत करना चाहिए, लेकिन डिबेट और फैसले वहां से आने चाहिए। अब कायरा साहब जी, कायरा साहब आप यहाँ पर आप ही से एक सवाल, एक मिनट मुझे अपनी बातें करनी चाहिए। और इन सारे मसाइल का हल निकालने के लिए एक बुनियादी फैसला ये करना पड़ेगा कि इस मुल्क को चलाना किस तरह है। अगर आपने इसको सियासत से चलाना है तो फिर सियासी मुल्क को इंडिपेंडेंट होने दें। ये आधा सीधा आधा बटेर चलाना चाहेंगे कि फैसले कोई और कर रहा है, सामने कोई और है, नाम को जमहूरियत है, अमल कुछ और हो रहा है। अगर इसी तरह निजाम चलाएंगे तो उसके यही आपको नतीजे वो निकलेंगे। कायरा साहब एक और सवाल भी था लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। नाज़रीन आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।